आइए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो आज से हजारों साल पहले अपने समय से भी कहीं आगे थी। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। हम इसके खोए हुए शहरों के रहस्यों को परत दर परत खोलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग शहरी प्लानिंग, ग्लोबल ट्रेड और इंजीनियरिंग में इतने माहिर कैसे थे। आखिर वो हमें आज क्या सिखा सकते हैं। देखिए इसे। ये कोई म्यूजियम में रखा मॉडल नहीं है। ये है एक असली मेकअप किट, पूरे 4,500 साल पुराना। सोचिए जरा, अगर वो लोग इस मामले में इतने एडवांस्ड थे तो फिर और क्या-क्या करने की काबिलियत रखते होंगे। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी ये खोज शुरू होती है चंद हुदड़ों से, जो आज के पाकिस्तान में है। अब ये कोई किला या कोई बड़ा मंदिर नहीं था। नहीं नहीं, ये तो एक जीता जागता हलचल भरा इंडस्ट्रियल हब था। तो सवाल यह है कि यहाँ के कारीगरों की जिंदगी हमें इस पूरी सभ्यता की आत्मा के बारे में क्या बताती है। यहाँ जो चीजें मिली हैं वो कमाल की हैं। मन के यानी बीड्स बनाने की पूरी फैक्ट्री, इंक पॉट और तो और एक कंप्लीट मेकअप किट जिसमें काजल, लिपस्टिक, पाउडर, कंघी सब कुछ था। ये चीजें साफ बताती हैं कि ये समाज सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं जी रहा था। उनके पास आर्ट और ब्यूटी के लिए वक्त और समझ दोनों थे। ये तो एक तरह से जिंदगी का जश्न था। और फिर ये देखिए, वक्राकार ईंटें, मतलब कर्व्ड ब्रिक्स। जरा सोचिए इसके बारे में। वो लोग सिर्फ सीधी सपाट दीवारें नहीं बना रहे थे, वो डिजाइन के बारे में सोच रहे थे, खूबसूरती के बारे में सोच रहे थे। ये सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं था, ये आर्किटेक्चर था, और वो भी आज से 4,500 साल पहले। ये दिखाता है कि उनकी सोच कितनी एडवांस्ड थी। और पता है, यहां सब कुछ सिर्फ काम धंधे के बारे में नहीं था। एक बेहद दिलचस्प चीज मिली, एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान, जो हजारों सालों से वैसे के वैसे ही हैं। है ना कमाल। ये छोटी सी चीज हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों और इमारतों का नहीं होता, बल्कि ऐसे रोजमर्रा के लम्हों से भी बनता है। अच्छा, तो चन्हूदड़ों में इतनी कमाल की चीजें बन तो रही थीं, पर इन्हें खरीद कौन रहा था, इन्हें दुनिया तक कौन पहुंचा रहा था। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है लोथल में, जो भारत के गुजरात में है। ये शहर इस सभ्यता का दुनिया के लिए दरवाजा था, एक ग्लोबल गेटवे। लेकिन यहां एक पहेली है। लोथल समुद्र के किनारे पर तो था नहीं, तो फिर सवाल ये उठता है कि एक जमीन से घिरा शहर भला एक ग्लोबल पोर्ट कैसे बन गया। इसका जवाब इंजीनियरिंग के एक करिश्मे में छिपा है। ये देखिए, दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड, 214 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ा। सोचिए उन्होंने क्या किया। वो लोग बंदरगाह तक नहीं गए, बल्कि एक नहर खोदकर समुद्र को ही शहर तक ले आए। क्या जबरदस्त सोच थी। और यहाँ जो सबूत मिले हैं वो इस ग्लोबल कनेक्शन की कहानी कहते हैं। मेसोपोटामिया की मोहरें, हाथी दांत, शतरंज जैसा एक गेम, चावल की भूसी, ये सारी चीजें साबित करती हैं कि लोथल सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल ट्रेड हब था। ये सिंधु घाटी को मेसोपोटामिया जैसी बड़ी बड़ी सभ्यताओं से जोड़ता था। और तो और यहां एक ममी मॉडल भी मिला, जो इशारा करता है कि शायद मिस्र के साथ भी उनके कुछ कनेक्शंस थे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया से कटी हुई नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा थी, जो दूर दूर की संस्कृतियों से समान ही नहीं बल्कि आइडियाज भी शेयर कर रही थी। तो हमने कारीगरी देख ली, ग्लोबल ट्रेड देख लिया, पर इन शहरों की बुनियाद क्या थी? ये लोग खाते क्या थे? इनकी आस्था क्या थी? इन सवालों के जवाब के लिए अब हम चलते हैं राजस्थान के कालीबंगन। यहां हमें एक बहुत ही दिलचस्प फर्क नजर आता है। एक तरफ था चन्हुदड़ो, जहां मेकअप किट और फैंसी ईंटें बन रही थीं, और दूसरी तरफ था कालीबंगन, जहां दुनिया के सबसे पहले जुते हुए खेत मिले। मतलब एक शहर फैशन और इंडस्ट्री का हब था, तो दूसरा इस सभ्यता का ब्रेड बास्केट, जहां से सबका पेट भरता था। हर शहर का अपना एक अलग कैरेक्टर था। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं थी। इन शहरों की खुदाई में हमें जबरदस्त भूकंप और सुनामी के सबूत भी मिले हैं। ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसने प्रकृति की सबसे विनाशकारी ताकतों का सामना किया और फिर भी बार बार उठ खड़ी हुई। कालीबंगन में मिली चीजें एक गहरी तस्वीर पेश करती हैं। यहाँ जुते हुए खेत हैं, ऊंट की हड्डियां हैं और साथ ही साथ हवन कुंड भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि इनकी जिंदगी खेती और धार्मिक अनुष्ठानों से कितनी जुड़ी हुई थी। और हाँ, यहाँ लकड़ी की नालियां भी मिली हैं, जो दिखाता है कि जरूरत पड़ने पर ये लोग इनोवेशन करने में भी माहिर थे। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं। एक ऐसा शहर जो इस सभ्यता की इंजीनियरिंग का सबसे शानदार नमूना है, गुजरात का धोलावीरा।
धोलावीरा एक ऐसी जगह पे था जहां पानी की बहुत कमी थी। रेगिस्तानी इलाका, यहां पानी सोने से भी ज्यादा कीमती था। तो इन लोगों ने जो किया वो आज भी हैरान कर देता है। उन्होंने पूरे के पूरे शहर को एक विशाल वाटर हार्वेस्टिंग मशीन में बदल दिया। मॉनसून की हर एक बूंद को पकड़ना, उसे पत्थर की नालियों से गुजारना और फिर बड़े बड़े जलाशयों में जमा कर लेना। और उनका ड्रेनेज सिस्टम तो देखिए, इतना कमाल का था कि शहर में पानी कभी एक जगह रुकता ही नहीं था। मतलब साफ सफाई और हाइजीन का वो लेवल जो दुनिया में अगले कई हजार सालों तक दोबारा देखने को नहीं मिला। ये वाकई अद्भुत था। तो कारीगरों के शहर चन्हुड़ों से लेकर व्यापारियों के शहर लोथल तक और किसानों के शहर कालीबंगन से लेकर इंजीनियरों के शहर धोलावीरा तक, इस सफर के बाद आखिर हमारे सामने इस सभ्यता की कैसी तस्वीर उभरती है। सर, शहर की अपनी एक अलग पहचान थी। चन्हुदड़ों ने हमें उनकी कला और कल्चर के बारे में बताया। लोथल ने उनके ग्लोबल ट्रेड की ताकत दिखाई। कालीबंगन ने उनकी खेती और आस्था की जड़ें दिखाईं। और धौलावीरा ने उनकी इंजीनियरिंग की ऊंचाइयों को छुआ। वो कलाकार भी थे, व्यापारी भी, किसान भी और इंजीनियर भी, सब एक साथ। यही विविधता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि सिंधु घाटी सभ्यता पिछड़ी हुई या आदिम तो बिल्कुल नहीं थी। ये एक कमाल की एडवांस्ड और मजबूत सोसाइटी थी, जिसकी विरासत आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आज जब हम सब पानी की कमी जैसी बड़ी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि क्या हम आज 4000 साल पहले के इन जीनियस वाटर मैनेजर्स से कुछ सीख सकते हैं। जरा सोचिए एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो आज से हजारों साल पहले मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी ही एडवांस थी, लेकिन फिर अचानक जैसे हवा में गायब हो गई। चलिए आज इतिहास की इसी सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने के सफर पर चलते हैं। देखिए, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसने दशकों से बड़े बड़े इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट को उलझा रखा है। आखिर लाखों लोगों की एक पूरी की पूरी शहरी सभ्यता बिना कोई निशान छोड़े आखिर कैसे गायब हो सकती है? तो हमारी कहानी शुरू होती है सिंधु घाटी सभ्यता से। एक ऐसा शहरी समाज जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे था। अच्छा, इस दौर को ना हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि उनके पास लिखने का हुनर तो था, पूरी की पूरी एक लिपि थी, लेकिन मजाक देखिए, आज तक उसे कोई पढ़ ही नहीं पाया। उनका हर संदेश एक राज बना हुआ है। तो फिर सवाल ये है कि वो अपने पीछे छोड़कर क्या गए? उनके छोड़े हुए सबूत एक इतने ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस कल्चर की तस्वीर दिखाते हैं कि देखकर हैरानी होती है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? उनका समाज क्लासेस पे आधारित था, विद्वान, रक्षक, व्यापारी। लेकिन रुकिए, ये बाद में आई जाति व्यवस्था जैसा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और ये उनके सोशल स्ट्रक्चर के बारे में एक बहुत बड़ा सुराग है। अब जरा इनकी इंजीनियरिंग का कमाल देखिए। वो जो ईंटें इस्तेमाल करते थे, उनका एक स्टैंडर्ड रेशियो था 4:1। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि पूरे के पूरे शहर में हर एक घर में कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी एक जैसी थी। ये अपने आप में कमाल की एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग का सबूत है। और सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही क्यों, उनका ट्रेड भी बहुत सिस्टमैटिक था। उन्होंने वजन के लिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम बना रखा था जो 16 के मल्टीपल्स पर चलता था। 16, 32, 64 ग्राम। सोचिए कितना सटीक हिसाब किताब रहा होगा उनके व्यापार में। और फिर आती है उनकी वो रहस्यमयी लिखाई, करीब 400 निशान, जिनमें यू शेप और मछली के सिंबल सबसे ज्यादा। आखिर वो कहना क्या चाहते थे? ये राज तो आज भी वक्त की गहराइयों में कहीं दफन है। क्या वो अपनी कहानियां लिख रहे थे या फिर व्यापार का कोई हिसाब? कौन जाने, शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। एक इतनी एडवांस फलती फूलती सभ्यता और फिर अचानक सब खत्म। तो अब हम आते हैं इतिहास की पहली बड़ी पहेली पर। आखिर वो सब गए कहां? देखिए, जो सबसे बड़ी थ्योरी है वो है एक भयानक बाढ़ की। कल्पना कीजिए, जो नदी जीवन देती थी वही सब कुछ बहा ले गई। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद मौसम में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया होगा या कोई जबरदस्त भूकंप इसका कारण हो सकता है। तो जब सिंधु घाटी के शहर वीरान हो गए, इतिहास के पन्नों पर एक नई संस्कृति और एक नई भाषा ने दस्तक दी। और यहीं से हमारी कहानी का दूसरा और शायद सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। जरा सोचिए, सिंधु घाटी के खत्म होने और वैदिक काल के शुरू होने के बीच लगभग 250 सालों का एक गैप है, एक ब्लैक होल। इतिहास की किताबों में इन 250 सालों का कोई जिक्र नहीं। और हमारी कहानी का अगला पड़ाव
इसी खालीपन में छिपा है। अब यहीं पर आर्य शब्द की एंट्री होती है। और हां, एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, ये शब्द किसी रेस या नस्ल के लिए नहीं था। नहीं, ये एक कल्चरल, एक भाषाई पहचान थी, जिसका मतलब होता था नोबल या श्रेष्ठ। तो चलिए अब एक जासूस की तरह सोचते हैं। हमारे सामने कई थ्योरीज हैं, कई सुराग हैं, और हमें इन कड़ियों को जोड़कर ये पता लगाना है कि आर्यों की असल कहानी क्या है। तो देखिए, इस केस में कई अलग अलग थ्योरीज हैं। एक तरफ बाल गंगाधर तिलक ने वेदों में लंबे दिन और रातों का जिक्र पढ़ा और कहा ये लोग तो आर्कटिक से आए होंगे। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत की तरफ इशारा किया। लेकिन जो थ्योरी सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो दी थी जर्मन स्कॉलर मैक्स मूलर ने, और उन्होंने कहा सेंट्रल एशिया। और पता है, सालों साल तक मैक्स मूलर की यही सेंट्रल एशिया वाली थ्योरी ही सब लोग मानते आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने दो बहुत पुराने ग्रंथों, भारत के ऋग्वेद और ईरान के ज़ैंद अवेस्ता के बीच गजब की भाषाई समानताएं ढूंढ निकाली थी। और फिर मिला सबसे बड़ा सबूत, एक तरह का स्मोकिंग गन। आज का जो तुर्की है ना, वहां एक 3400 साल पुराना पत्थर का टुकड़ा मिला, बोगास्कॉय इंस्क्रिप्शन। और उस पर जानते हैं क्या लिखा था? 4 देवताओं के नाम, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। अरे ये तो वही देवता हैं जिनका जिक्र ऋग्वेद में बार बार आता है। ये पहली बार था जब वैदिक देवताओं का नाम भारत के बाहर किसी ठोस सबूत से जुड़ा था। तो लगा कि केस सॉल्व हो गया, है ना? पहेली सुलझ गई। लेकिन कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि इतिहास में कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगता। भारत में एक जगह है राखीगढ़ी। वहां हाल ही में कुछ ऐसा मिला है जो अब तक की सारी थ्योरीज को, सारी किताबों को चुनौती दे रहा है। राखीगढ़ी में आर्कियोलॉजिस्ट को मिला एक 5000 साल पुराना इंसानी कंकाल। जब उसका डीएनए टेस्ट हुआ तो सब हैरान रह गए। उसका डीएनए पूरी तरह से लोकल था, सेंट्रल एशिया से कोई लिंक नहीं, जीरो। और इतना ही नहीं, वहां 9000 साल पुरानी खेती के सबूत भी मिले। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस जमीन पर सभ्यता की जड़ें हमारी सोच से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा पुरानी और गहरी हैं। तो ये जो नई खोज है ना, ये सब कुछ बदल देती है। ये एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी आइडिया सामने रखती है। क्या हो अगर सभ्यता बाहर से भारत आई ही नहीं, बल्कि यहीं से शुरू होकर दुनिया के दूसरे हिस्सों में फैली हो? ये तो पूरी कहानी को ही पलट देता है। तो राखीगढ़ी ने ये तो साबित कर दिया कि इतिहास कोई बंद किताब नहीं है, ये तो एक जिंदा कहानी है जो हर नई खोज के साथ दोबारा लिखी जाती है। तो फिर कौन थे आर्य? क्या वो बाहर से आए या यहीं के थे? क्या पता, सवाल ही गलत हो। शायद सिंधु घाटी के लोग और वैदिक लोग एक ही कहानी के 2 अलग अलग चैप्टर थे। जवाब तो अभी भी जमीन के नीचे दफन है, और हमें बस इंतजार करना है कि इतिहास का अगला पन्ना कौन सी नई सच्चाई लेकर सामने आता है। चलिए एक दिमागी सफर पर चलते हैं। सोचिए, कोई टाइम मशीन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ शब्दों के सहारे हम हजारों साल पीछे जा रहे हैं, सीधे ऋग्वैदिक लोगों की दुनिया में। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि आज की हमारी पूरी बातचीत का सार है। हम यही देखने वाले हैं कि कैसे किसी समाज के शब्द, उनकी वोकैब्युलरी, उनकी सबसे गहरे राज, उनके मूल्य, उनकी मान्यताएं, सब कुछ खोलकर रख देती है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शब्दों की दुनिया में गोता लगाएंगे, उनके सामाजिक ढांचे को समझेंगे, देखेंगे कि वो अपनी जमीन को कैसे देखते थे, उनके सबसे पवित्र मूल्य क्या थे, और आखिर में उनकी नदियां हमें क्या कहानी सुनाती हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि उनकी बातचीत की, उनके संवाद की बुनियाद क्या थी। देखिए, भाषा थी संस्कृत, लेकिन जो दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि इसे लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल होता था। और यही वो चाबी है जिससे हम उस प्राचीन दुनिया के ताले खोलने वाले हैं। अब बात करते हैं समाज की। कैसे उन्होंने अपने समाज को बनाया, बिल्कुल एक इमारत की तरह, परत दर परत। और मजे की बात यह है कि हर परत के लिए उनके पास एक खास शब्द था। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती थी सबसे छोटी इकाई से, कुल यानी परिवार, और परिवार के मुखिया को कहते थे कुलपति। अब जब कई कुल एक साथ आ जाते तो बन जाता था एक ग्राम, जिसका मुखिया होता था ग्रामीणी। यहाँ बात खत्म नहीं होती, कई ग्रामों को मिलाकर बनता था विश, मतलब एक कबीला, और उसे संभालता था विशपति।
और फिर कई विश मिलकर बनाते थे जन, यानी एक पूरी जनजाति जिसका लीडर था जनपति, और इन सब के ऊपर था राष्ट्र। तो एक तरह से परिवार से लेकर देश तक कितना व्यवस्थित ढांचा था। अच्छा, समाज की बनावट तो हमने देख ली, अब जरा उनके रोजमर्रा के जीवन में झांकते हैं, उनके आसपास की दुनिया को देखते हैं। उनके शब्द कैसे उनकी दुनिया की एक जीती जागती तस्वीर बनाते थे, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। अपनी जमीन को वो बहुत बारीकी से समझते थे। जैसे धन्व शब्द का इस्तेमाल वो रेगिस्तान या बंजर जमीन के लिए करते थे। जहां खेती हो सके उस उपजाऊ जमीन को कहते थे उर्वरा। और खिल्य, ये भी एक खास शब्द था, 2 खेतों के बीच की खाली पट्टी के लिए। इससे साफ पता चलता है कि जमीन का हर टुकड़ा, हर हिस्सा उनके लिए कितना मायने रखता था। उनकी अर्थव्यवस्था भी काफी विकसित थी और इसके लिए भी खास शब्द थे। खेती के लिए हल को लांगल कहते थे और हल चलाने वाले किसान को किनाश। सिंचाई के लिए कुलियां यानी नहरों का सिस्टम था। और सबसे हैरान करने वाली बात, उस दौर में भी लेन देन और सूदखोरी थी। वेकनाट शब्द का इस्तेमाल साहूकार या सूदखोर के लिए किया जाता था। कमाल है ना। अच्छा, अब खाने पीने की बात करें तो वो लोग सर्वाहारी थे, यानी मांस भी खाते थे और शाकाहारी भोजन भी। एक खास चीज का जिक्र मिलता है, ये वांगू। ये जौ से बना एक तरह का दलिया होता था, काफी पौष्टिक। और फिर सोमरस का जिक्र आता है। ये कोई आम पेय नहीं था। एक तरफ तो ये बहुत पवित्र और मशहूर था, लेकिन दूसरी तरफ इसे एक ऐसा पदार्थ भी कहा गया है जिसे आखिर में छोड़ देना चाहिए। जरा इस सोच की गहराई देखिए। एक ही चीज एक ही समय में पवित्र भी है और त्यागने योग्य भी। अब हम इस पूरी बातचीत के शायद सबसे अहम और दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं। अब हम उन शब्दों की बात करेंगे जो उनके दिल के सबसे करीब थे, उनके सबसे गहरे मूल्यों को दिखाते थे। यहाँ एक शब्द आता है, अघन्य। ये गाय के लिए इस्तेमाल होता था और इसका मतलब है जिसे मारा न जा सके। सोचिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक नियम है, एक निर्देश है, एक बहुत बड़ा मूल्य है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ एक जानवर का नाम नहीं था, ये एक गहरा सांस्कृतिक सिद्धांत था। एक पशु को इतना पवित्र माना गया, इतना सम्मान दिया गया कि उसके नाम में ही उसकी सुरक्षा की गारंटी थी, जिसे मारा ना जा सके। ये हमें सीधे उनके सोचने के तरीके, उनकी विश्व दृष्टि की जड़ तक ले जाता है। और जैसा सम्मान गाय को मिला, वैसा ही कुछ नदियों को भी मिला, खासकर सरस्वती नदी को। वो सिर्फ एक नदी नहीं थी, उसे नदीतमा कहा गया। इसका मतलब है नदियों में सबसे श्रेष्ठ या सबसे अच्छी नदी। वो उनके लिए सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि उनके आध्यात्मिक जीवन का केंद्र थी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सरस्वती के लिए और भी शानदार उपाधियां थीं। उसे देवितमा भी कहा गया, यानी देवियों में सर्वश्रेष्ठ, और मातेतुमा यानी माताओं में सर्वश्रेष्ठ। इससे साफ है कि ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र और सबसे पूजनीय नदी कोई थी तो सरस्वती थी। तो अब एक पुल बनाते हैं अतीत से वर्तमान तक का। चलिए देखते हैं कि ये प्राचीन दुनिया आज के हमारे भूगोल से, हमारी ज्योग्राफी से कैसे जुड़ती है। और इसका सबसे अच्छा जरिया है नदियां। ये नाम देखना सच में बहुत दिलचस्प है। ये हजारों साल पुराने भाषाई कनेक्शन को जिंदा कर देते हैं। जो नदी तब वितस्ता थी, वो आज झेलम है। अस्किनी आज चिनाब है। परुष्णी बन गई रावी। सतुद्री आज की सतलज है और विपासा को आज हम ब्यास के नाम से जानते हैं। और इनमें से एक नदी वितस्ता यानी आज की झेलम ऐतिहासिक रूप से बहुत खास है, क्योंकि इसी नदी के किनारे इतिहास की एक बहुत बड़ी और मशहूर लड़ाई लड़ी गई थी, सिकंदर और राजा पोरस के बीच। यूनानी इतिहास में इसी लड़ाई को बैटल ऑफ द हाइडेस्पीस के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने देखा कि कैसे अतीत के शब्द एक पूरी दुनिया के राज खोल सकते हैं, उनके मूल्यों को, उनकी सोच को हमारे सामने रख सकते हैं। तो अब एक सवाल खुद से पूछना बनता है कि आज हम जो भाषा बोल रहे हैं, जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भविष्य के लोगों को हमारे बारे में क्या बताएंगे।